नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें जो है पाकिस्तान से जुड़ी, जहां बीएलए के सामने इस वक्त मुनीर बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से एक बयान भी इस वक्त सामने आ चुका है कि किस तरीके से उनकी सेना फेल हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीएलए के जो लड़ाके हैं उनके पास में आधुनिक हथियार है जो पाकिस्तान की सेना के पास में नहीं है। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां डीआरडीओ ने एक और कमाल कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स अब और ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी और ज्यादा दुश्मन के लिए घातक बनेगी। जी हां, डीआरडीओ की तरफ से एक तकनीक है जो उनकी मिसाइल में इस्तेमाल होती है। अब इस तकनीक का सफल परीक्षण किया जा चुका है। आखिर कौन सी ये तकनीक है और क्या कुछ इसकी खासियत है, कैसे इसे इस्तेमाल किया जाएगा और कैसे इस तकनीक के जरिए हमारी वायुसेना होगी और भी मजबूत, बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां एसआईआर की जो कानूनी लड़ाई है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। और इस दौरान खुद ममता बनर्जी वकील के रूप में नजर आ रही है। जी हां, एक टीएमसी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया गया जिसमें ममता बनर्जी वकील के रूप में नजर आई हैं। बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, पाकिस्तान से जुड़ी हुई। तो जी हां, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तान में इन दिनों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की ओर से लगातार किए जा रहे हमले के चलते पूरा देश हिल गया। अस्पताल से लेकर बाजार, जेल, सुरक्षा ठिकाने और यहां तक कि पुलिस स्टेशन तक मौत का खूनी खेल देखने को मिल रहा है। लगातार 50 घंटे से जारी ऑपरेशन हैरोफ फेज 2 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बीएलए ने पाक आर्मी के कई बैरक्स उखाड़ डाले। और जब इस आमने सामने के संघर्ष में पाकिस्तानी सेना का जोर नहीं चला तो पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के बीएलए लड़ाकों से निपटने के लिए फाइटर जेट्स से हमले करने पड़े। और जहां एक तरफ ये हमले जारी हैं तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ लाचार नजर आ रहे। उन्होंने स्थिति को बेहद भयावह बता दिया है। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान ने मानी हार। तो जी हां, इस वक्त सीधे तौर पर हम देखें तो शहबाज और मुनीर कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रहे हैं बीएलए लड़ाकों के आगे, बीएलए के सामने बिल्कुल बेबस हैं। और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से ये बयान भी इस वक्त सामने आ चुका है। और इस बयान में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि बीएलए के आगे पाक सेना कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इसके साथ ही बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना से बेहतर हथियार है, ये बात खुद उन्होंने कबूल की है। बलूचिस्तान में सुरक्षा बल कमजोर है और साथ ही उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पर नियंत्रण रखना बेहद ही अब मुश्किल हो रहा है। पाक सेना पर बीएलए के लगातार हमले इस वक्त जारी हैं। तो लगातार जिस तरीके से ये बयान सामने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का, इस बयान के आने के बाद में तमाम सवाल इस वक्त पाकिस्तान को लेकर खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या कुछ कहना है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का, एक बार वो आपको बयान सुनाते हैं। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी हमारा दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4000-5000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, It's close to $20,000. तो आपने समझा कि किस तरीके से उनका बयान और कबूलनामा कि किस तरीके से पाकिस्तान की सेना इस वक्त बीएलए लड़ाकों के आगे बेबस नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही बीएलए के टारगेट पर पाकिस्तान इस वक्त है कैसे, एक नजर डालते हैं फटाफट से उस पर। क्योंकि साल 2000 के जब हम बात करें तो पाकिस्तानी अधिकारियों पर बमबारी की गई थी। साल 2005 में पाकिस्तान के जो पैरामिलिट्री है कैंप पर, वहां पर हमले हुए। उसके बाद में 2018 के भी हाल ही की अगर हम बात करें तो कराची में चीनी दूतावास पर अटैक किया गया बीएलए की तरफ से। उससे पहले 2011 में भी पाकिस्तान सेना पर हमला किया गया था।
2022 में पंजगुर और नुश्की में सैन्य शिविरों पर भीषण हमला बीएलए की तरफ से बोला गया और 2024 में ऑपरेशन हेरोफ के पहले चरण को अंजाम दिया गया। और इस समय अगर हम देखें तो ऑपरेशन हेरोफ का चरण 2 इस समय चल रहा है। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन भी हाईजैक की गई थी बीएलए की तरफ से और बोलन कैच जिले में धमाका किया गया, जिसमें 14 पाकिस्तान के सैनिक जो हैं वो ढेर हो गए। इसके साथ ही जनवरी 2026 में एक साथ 7 जगहों पर हमला बीएलए की तरफ से किया गया और फरवरी 2026 यानी कि अभी इस समय ऑपरेशन हीरो फेज 2 को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में, क्योंकि जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से ऐसा बयान सामने है जिसमें वो बिल्कुल ही बेबस नजर आ रहे हैं बीएलए लड़ाकों के आगे और वो कह रहे हैं कि जो आधुनिक हथियार बीएलए के लड़ाकों के पास में है वो पाकिस्तान की सेना के पास में नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कृतिका, और जिस तरह से बेबसी इस वक्त पाकिस्तान की फौज की दिख रही है, साफ तौर पे जब बीएलए से लड़ने की बात आ रही है तो वहां पर एक चीज साफ है कि पाकिस्तान ने जो जिस तरह से अपनी फौज को इक्विप किया हुआ है वो बीएलए यानी कि एक रेबल संगठन, यानी कि एक संगठन जिसकी कोई सरकार नहीं है, जो अपने आप अपने खर्चे उठा रहा है, अपने आप अपने हथियार प्रोक्योर कर रहा है, उसके हथियार भी पाकिस्तानी फौज से ज्यादा है। और ये वही पाकिस्तानी फौज है जो भारत से टक्कर लेने के दावे करती आई है दुनिया के सामने। तो पाकिस्तान की सेना एक बार फिर से एक्सपोज हो चुकी है, कितना करप्शन वहां पर है वो एक बार साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से इक्विपमेंट तक ढंग से मुहैया पाकिस्तान अपनी फौज को नहीं करवा पा रहा है, और बात वो बड़ी बड़ी भारत से लड़ने की और अन्य तरह की बातें करते हैं। लेकिन इसमें एक और जो पहलू है कृतिका, वो ये भी है कि हो सकता है कि इस तरह से अपनी बेबसी दिखाकर पाकिस्तान कहीं किसी अन्य देश को या चीन या फिर अमेरिका को बलूचिस्तान का प्रोविंस हैंडओवर करने की कोशिश ना करे, ये दिखाते हुए दुनिया के सामने कि वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में अगर किसी भी तरह से एक्शन ईरान के खिलाफ लिया जाता है बलूचिस्तान के एरिया से, क्योंकि ईरान से सटती है उनकी बॉर्डर और बहुत समय से चाहे वो क्रिटिकल मिनरल हो या फिर अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल करना हो, केवल और केवल जियो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पाकिस्तान वो अमेरिका को परमिशन नहीं दे पा रहा है। और ऐसे में अपनी बेबसी दिखाकर ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए अमेरिका को वो एक तरह से इलाका दे सकता है और बाद में हाथ खड़े कर ये कह सकते हैं कि हमारा इस पूरे क्षेत्र पे कंट्रोल ही नहीं है, हमें नहीं पता कि किस तरह से ईरान के ऊपर इस इलाके से हमले हो रहे हैं। तो इसमें एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उठा रहे हैं कि किस तरह से पहले ही हाथ खड़े कर लिए है पाकिस्तान की फौज ने, लेकिन उसमें ये भी एक पहलू साफ तौर पे है कि जितने एक तरह से लूट की कोशिश पाकिस्तान फौज ने बलूचिस्तान में की है, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स हो या के खनिज हो, उससे अब एक तरह से अता हो, एक तरह से एक लिमिट तक बलूचिस्तान के लोग पहुंच चुके हैं और अब वहां पर आजादी की जो मुहिम है वो लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में दोनों तरफ, चाहे ये पाकिस्तान का सुनियोजित फैसला हो या फिर एक तरह से चाल हो या फिर वाकई में पाकिस्तान फौज वहां पर एक तरह से अपने हाथ खड़े कर भागने की कोशिश में हो, दोनों तरफ से पाकिस्तान की फौज बुरी तरह से पिटती इस वक्त बलूचिस्तान में नजर आ रही है। इसको लेकर के क्या किसी प्रकार का बयान पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि अभी ख्वाजा आसिफ को तो हमने सुना, लेकिन क्या बीएलए को लेकर कोई बयान सामने आया है कि आखिर किस तरीके से वो पाकिस्तान को बचाएगा बीएलए से? देखिए, हमने पहले आसिम मुनीर का जो वहाँ के फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल उनको नहीं बोला जाएगा क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल एक तरह से लैंडस्केप पे पूरा कब्जा करने की वो कोशिश कर रहे थे, चाहे वो अमेरिका के साथ कुछ तरह की वहाँ पे खनिज बेचकर अमेरिका के साथ डील करने की कोशिश, वो सब फेल हो चुका है। भारत ने जो अमेरिका के साथ में ट्रेड अग्रीमेंट किया है वो पाकिस्तान से बेहतर है, पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ है और भारत के ऊपर उससे कम टैरिफ है। तो ये एक तरह से जितनी भी पॉलिसी, जितनी भी चालें अब पाकिस्तान चलने की कोशिश कर रहा था वो सभी लगातार फेल होती जा रही है। और ऐसे में उन्होंने यही कहा था कि कोई भी ताकत बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। और ये इन बयानों के बाद अब एक तरह से जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वहां पर साफ तौर पे चुप्पी उन्होंने साध रखी है, क्योंकि जिस तरह से हम पाकिस्तान का लैंडस्केप जानते हैं, अगर फौज वहां पर कुछ कहती है तो उसका बयान के खिलाफ वहां के प्रधानमंत्री भी बयान देने की जरूरत नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप एक तरह से अगर उनको एक तरह से देखा जाए कि वो लीडरशिप के रोल में आसिम मुनीर है, तो वो उनकी जो फौज है, जब उन्होंने ही हाथ खड़े कर लिए तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं अब बयान आने की इस वक्त उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक स्थिति को वो पाकिस्तान फौज कंट्रोल नहीं कर लेती, जनता के सामने आसिम मुनीर अब जाने की किसी हालत में नहीं रह गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि दूसरी महत्वपूर्ण खबर में डिफेंस के सेक्टर में भारत का मजबूत स्तंभ
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने एक और कमाल कर दिया है। DRDO ने SFDR तकनीक का सफल परीक्षण करके भारत की रक्षा क्षमताओं को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इस उपलब्धि से भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास ये एडवांस तकनीक, ये एडवांस प्रणाली है। दरअसल इस तकनीक को भविष्य की लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है और इस सफल परीक्षण को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और देश के रक्षा उद्योग को बधाई भी दी। भारतीय वायुसेना के लिए इस टेक्नोलॉजी को गेम चेंजर के तौर पर भी देखा जा रहा है। आखिर क्यों खास है SFDR तकनीक, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बेबस होगा दुश्मन। तो जी हां, DRDO का अब एक और कमाल जहां नजर आया है, हवा ही अब मिसाइल का फ्यूल बनती नजर आएगी। DRDO की तरफ से ये एक और कमाल किया गया है। इस SFDR टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण DRDO की तरफ से किया गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि ओडिशा के चांदीपुर रेंज में ये टेस्ट किया गया है, जिसका वीडियो भी इस समय हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी है। और साथ ही आपको बता दें कि ये टेक्नोलॉजी अब भारत के पास में है, ये तकनीक भारत के पास है और इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाता है जिनके पास ये तकनीक है और दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता इसके जरिए कहीं ना कहीं कम होगी और इसके साथ ही डिफेंस सेक्टर को भी आगे आने वाले समय में और मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन खासतौर पर अगर हम देखें तो हमारी जो भारतीय वायुसेना है उसके लिए गेम चेंजर के तौर पर भी इस तकनीक को देखा जा रहा है, जिसका सफल परीक्षण DRDO की तरफ से किया गया है। आखिर क्यों इंडियन एयरफोर्स के लिए ये तकनीक गेम चेंजर के तौर पर देखी जा रही है, बताते हैं आपको भी। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय वायुसेना को इस जो तकनीक है इसके जरिए सीधे तौर पर फायदा होगा और काफी दूरी तक के जो लक्ष्य हैं वो भेदने में ये माहिर है। सटीक दूरी से दुश्मनों का पूरा जेट जो है वो तबाह कर दिया जाएगा इस तकनीक के सहारे और इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी इस तकनीक के जरिए। तो ये सफल परीक्षण DRDO की तरफ से किया गया और ये एक और कमाल के तौर पर देखा जा रहा है और इसके साथ ही जो हमारा देश है भारत वो इस सूची में शामिल हो जाता है जिनके पास में ये तकनीक है। और ये तकनीक की अगर हम बात करें तो कुछ चुनिंदा देशों के पास में ही ये तकनीक है। आखिर SFDR तकनीक जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, जिसका सफल परीक्षण किया गया, उसकी क्या कुछ खासियत है, फटाफट से उस पर भी नजर डालते हैं। क्योंकि SFDR जो है वो आधुनिक तकनीक से ये लैस है पूरी तरह से। रेमजेट इंजन नोजल लेस बूस्टर का इस्तेमाल इस तकनीक में किया जाता है और इसके साथ ही शुरुआती रफ्तार देने में ये पूरी तरह से कारगर है। हवा में ऑक्सीजन का इस्तेमाल इस तकनीक के जरिए किया जाता है और लंबी दूरी तक ले जाने में ये तकनीक SFDR पूरी तरह से कारगर साबित होती है, जिसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है और मिसाइल को नो एस्केप जोन बनाने में भी ये मददगार है। मिसाइल डालते ही दुश्मन का विमान जो है, दुश्मन का जेट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, पूरी तरह से ढेर हो जाएगा। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बरिष्ठ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विशाल, डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारा देश लगातार मजबूत होता जा रहा है, रक्षा प्रणाली लगातार भारत की मजबूत हो रही है और अब एक और ये नया कमाल DRDO की तरफ से किया गया जहां SFDR तकनीक का सफल परीक्षण जिससे भारतीय वायुसेना मजबूत होती नजर आ रही है। कृतिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आपने ये भी बताया कि ये गेम चेंजर है। किस तरह से ये गेम चेंजर है? हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि बियॉन्ड विजुअल रेंज जो पहले मिसाइल दाग देगा वही किंग होगा आसमान के अंदर, और हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान और चीन, इंडिया दो फ्रंट पे फाइट कर रहा था। अभी हमारे पास ये जो तकनीक है ये रफाल जेट में ही लगती है और एक मिसाइल की कीमत आती है करीब 20 करोड़ रुपए। लेकिन जब हम इस तकनीक को अपने यहाँ डेवलप कर लेंगे तो वो हम अपने सुखोई मार्क 31A और जो हमारा तेजस है उसके अंदर भी हम इसको लगाकर फायर कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि अभी दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ये तकनीक है जिसमें रूस, अमेरिका, चीन और फ्रांस इसमें शामिल हैं। लेकिन जब हम अपने इसको अपने यहाँ बनाएंगे और अपने जहाज़ों में इसको लगाएंगे, गांडीव इसका नाम दिया गया है, तो जाहिर सी बात है हमारा फॉरेन करेंसी तो बचेगा ही, साथ ही ये जो तकनीक है वो इंडियन एयरफोर्स को एक एज भी देगी। एज क्यों देगी? चाइना के पास भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन चाइना का जो मिसाइल है उसकी जो रेंज है वो सिर्फ 300 किलोमीटर है,
हमारी जो मिसाइल है उसकी रेंज होगी 340 से 350 किलोमीटर और अमेरिकन जो मिसाइल है उसकी रेंज है 120 किलोमीटर। तो अगर पाकिस्तान इन दोनों देशों से ये तकनीक ले भी लेता है तो हमारा उनके ऊपर एज रहेगा। इसके अलावा ये जो टेक्निक है, ये नॉर्मल जो मिसाइल है वो हवा के अंदर ऑक्सीजन अपना यूज़ करती है, इससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगी, यानी कि इसकी स्पीड बरकरार रहेगी और ये करीब ध्वनि से 4 गुना तेज स्पीड से चलेगी। और अगर दुश्मन का जेट विमान जो है, फाइटर जेट जो है डॉज करता है तो भी ये उसको मार गिराएगी। तो इस वजह से ये एक बहुत अच्छी खबर है और 2 दिन के अंदर ये दूसरी अच्छी खबर आई है DRDO की तरफ से। बिल्कुल, इसके साथ ही इसे भविष्य की तकनीक की जो SFDR तकनीक है, भविष्य में इस्तेमाल होने वाली ये तकनीक है, किस तरीके से आगे आने वाले समय में भविष्य में ये सहारा बनती हुई नजर आएगी? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मॉडर्न डे वॉरफेयर के अंदर। तो अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इंडिजिनस से हम इसको डेवलप कर रहे हैं, तो हम इसको और इसके डिफरेंट वेरिएंट्स ला सकते हैं, इसको अपग्रेड कर सकते हैं, इसका जो है डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। और साथ ही जैसे कि प्रधानमंत्री ने नारा दिया है, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। इंडिया अब इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर की श्रेणी में जा सकता है। जो टेक्निक एक सिलेक्टेड ग्रुप के पास है वो हमारे पास है और उनसे बेटर टेक्नोलॉजी है, तो हम इसको दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हम फॉरेन करेंसी अर्न करेंगे। जाहिर सी बात है इससे हमारा अपना फॉरेन करेंसी बचेगा, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया रफाल में जो मीटियोर ये टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल लग रहा है उसकी कीमत आती है 20 करोड़ रुपए। एक मिसाइल पर अगर आप 20 करोड़ रुपए बचा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं। लेकिन विशाल, इसी के साथ ही अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर भारत में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और डिफेंस सेक्टर मजबूत भी हो रहा है। साथ ही जो डिफेंस सेक्टर का जो बजट है उसे भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये जाहिर सी बात है और डिफेंस सेक्टर का बजट हमने देखा कि इस बार भी लाइन शेयर जो है वो डिफेंस सेक्टर को मिला है। अगर हम पूरे तमाम मंत्रालयों को हम काउंट करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जो गवर्नमेंट है उसका पूरा फोकस है किसी भी तरह हमारी फौजें जो है सेल्फ रिलायंट हो, क्योंकि जिस तरह से दुनिया में तेज़ी से चीज़ें बदल रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है, सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। तो जब हम अपनी यहाँ पर डेवलप करेंगे चीज़ों को तो हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि मीटियोर मिसाइल का मैंने हवाला दिया, मीटियोर मिसाइल का जो एक ड्रॉबैक ये है कि टेक्नोलॉजी एंड यूज़र के पास रहती है, यानी कि रफाल डसॉ कंपनी जो इसको बना रही है और फ्रांस की जो कंपनियां इसको बना रही हैं उनके पास इस टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी रहेगी। लेकिन जब हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी रहेगी तो हम उसको अपनी तरह से इस्तेमाल करेंगे, अपने जहाज़ों में लगाएंगे। तो फ्यूचर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और गेम चेंजर होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ न्यूज़ पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। तो हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। इम्तियाज जी के फादर को बीमारी के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो।
अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करेंगे देश में जारी एसआईआर प्रक्रिया की, जिसको लेकर लगातार ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, जहां आज अहम सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में एसआईआर के तहत मतदाता सूची में किए जा रहे संशोधन और चुनाव आयोग के आदेशों को चुनौती दी थी। यहां एक और आज ये अहम सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है जिसमें ममता बनर्जी वकील के कपड़ों में नजर आई हैं, जिसके बाद संभावना यह भी जताई जा रही है कि ममता बनर्जी खुद ही दलीलें पेश करती हुई वकील के तौर पर नजर आ सकती हैं। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं एसआईआर पर सुप्रीम फाइट। तो जी हां, एसआईआर पर यह सुप्रीम लड़ाई इस वक्त लगातार जारी है और फिलहाल ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ममता पर लगातार भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त हमलावर होती नजर आ रही है और ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं और इस दौरान की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो एसआईआर पर आज ये सुप्रीम सुनवाई होनी है और ममता बनर्जी इस समय सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में ये अहम सुनवाई शुरू होगी, जिसमें देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ममता बनर्जी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज ही अहम सुनवाई जारी है। एसआईआर के खिलाफ ये अर्जी ममता बनर्जी की तरफ से याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अहम सुनवाई है और ममता बनर्जी ने खुद ही दलीलें देने की इजाजत इसको लेकर मांगी है कि कोर्ट उन्हें इजाजत दे कि इस पूरे मामले को लेकर वो दलीलें खुद ही पेश करें। तो एसआईआर पर ये सुप्रीम फाइट लगातार जारी है और इस फाइट में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर यह अहम सुनवाई है और इस सुनवाई को लेकर के ममता बनर्जी पहुंच भी चुकी है सुप्रीम कोर्ट। सीएम ममता ने एसआईआर की वैधता को सीधे तौर पर चुनौती दी है इस याचिका के जरिए और इसके साथ ही सीजेआई की जो बेंच है वो इस पूरे मामले की आज सुनवाई करने जा रही है। एसआईआर से जुड़े ईसी के आदेश को रद्द करने की मांग इस याचिका के जरिए की गई है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आदेश है उसको रद्द किया जाए। दरअसल इस याचिका की अगर हम बात करें तो 28 जनवरी को ये याचिका ममता बनर्जी की तरफ से दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को निर्देश दिए थे कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए और किसी को भी असुविधा ना हो। ये बात 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जिसके बाद में 28 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस की जो प्रमुख है और साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अपनी एक याचिका दायर की। फिलहाल आज इस महत्वपूर्ण याचिका पर होने वाली है सुनवाई, लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ आज सुनवाई होने वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया गया और इस पोस्ट से कहीं ना कहीं खलबली इस वक्त मचती हुई नजर आ रही है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट में वकील के लिबास में ममता बनर्जी नजर आई हैं, जो कि तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वकील के कपड़ों में नजर आई है ममता बनर्जी और फाइलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर ममता बनर्जी बढ़ी है, जहां ममता को पीपल्स एडवोकेट बनाया गया है और विपक्ष को डेविड्स एडवोकेट बताया गया है। तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी को इस समय कहीं ना कहीं वकील के कपड़ों में दिखाया गया और जैसा कि खबर भी हमने आपको बताई कि ममता बनर्जी की तरफ से खुद दलीलें कोर्ट में रखने की इजाजत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मांगी गई है। हालांकि अब से कुछ ही देर में इसको लेकर के सुनवाई भी शुरू होने वाली है, लेकिन इसके साथ ही इस याचिका के साथ ही अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन पर ममता बनर्जी ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, एक बार फटाफट से उस पर भी नजर डाल लेते हैं, फिर लेंगे ताजा अपडेट अपने संवाददाता से। ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन पर कि आखिर 24 साल बाद चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की प्रक्रिया आखिर क्यों की जा रही है और मैंने ऐसा चुनाव आयोग कभी नहीं देखा, ये बात ममता बनर्जी की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कई सारी चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन किसी भी चिट्ठी का किसी प्रकार का कोई जवाब सामने नहीं आया है और ममता बनर्जी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया है और इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तमाम आरोप लगाए गए ममता बनर्जी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया। ममता बनर्जी के आरोपों को झूठा इलेक्शन कमीशन ने बताया और कहा है कि कानून से खिलवाड़ करने पर सख्त कार्रवाई है। एसआईआर में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें
कि ममता बनर्जी के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के दौरान काले कपड़े पहनकर पहुंचने पर भी भारतीय जनता पार्टी तीखा हमला बोलती हुई नजर आई थी, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया। दिलीप घोष ने कहा कि ये सब सिर्फ ड्रामा करने के लिए है, ड्रामा करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक बार आपको सुनाते हैं। ड्रामा करने के लिए पूरा मीटिंग हो गया 1.5 घंटा का, सारी बातचीत हो गई चुनाव कमीशन का, उसके बाद बाहर आके नाटक करने क्या है, काला कपड़ा लेके गए तैयारी करके पूरा ड्रामा करेंगे, क्योंकि ड्रामा करके आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। बिहार उसका उदाहरण है। और काला कपड़ा तो अप्रैल के बाद ही पहनना है, अभी क्यों पहन रहे हो? शोक मनाना पड़ेगा उसमें। आप जो फर्जी वोटर रख के 3 बार जीता है, यहाँ सरकार बनाया ना, आप वो नहीं हो पाएगा। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास, आपके पास में आना चाहेंगे, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है और ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, जहां पर वो खुद ही दलीलें रखने की बात उनकी तरफ से कही गई है, इजाजत मांगी गई है। विकास, बिल्कुल, जैसा आपसे कुछ देर पहले आपने विजुअल्स दिखाए कि ममता बनर्जी यहां कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। इस समय वो कोर्ट नंबर 1 में मौजूद हैं और इससे पहले उनकी तरफ से एक आईए फाइल की गई थी, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि उनको भी व्यक्तिगत तौर पर इसमें बहस करने का, अपनी दलीलें रखने का मौका दिया जाए। आमतौर पर पिटिशनर इन पर्सन के पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वो खुद बहस करे या उनके वकील बहस करें। इस मामले में उनके वकील पहले बहस कर चुके हैं और इस वक्त भी ये जो विकल्प मांग रहे हैं वो ये मांग रहे हैं कि कुछ दलीलें उनके वकील रखेंगे, कुछ बातों को ममता बनर्जी खुद रखेंगी कोर्ट के सामने। इजाजत कोर्ट को देनी है अंतिम तौर पर कि क्या वो इनको अलाउ करता है पिटिशनर इन पर्सन आर्ग्यू करने के लिए या नहीं। और उम्मीद यह है कि थोड़े ही वक्त में शायद इस पर सुनवाई शुरू हो जाए। कोर्ट नंबर 1 में 3 जजेस की बेंच के सामने मामला पहले भी लगा हुआ था और आज भी उसी बेंच के सामने है और ममता बनर्जी अपनी दलीलें रखने के लिए यहां सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। ठीक है विकास, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ में सौरभ दत्ता भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, अगर सीधे तौर पर देखें तो आज जहां एक तरफ ये सुनवाई, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया गया जिसमें ममता बनर्जी को काले लिबास में, यानी कि वकील के कपड़ों में दिखाया गया और साथ ही लिखा गया है कि पीपल्स एडवोकेट। कृतिका, देखिए जिस तरह से ये प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया हैंडल में और उसका जो लैंग्वेज तैयार किया गया है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कहीं किसी राज्य का सीएम इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करने गए हैं, तो इसको एक तरफ से विरोधी खेमा जो है, बीजेपी जो है, वो इसको कैंपेन मटेरियल मान रही है कि हर चीज में कैंपेन कर रही है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट जो देश का शीर्ष अदालत है, वहां पर अगर कोई जाता है अपनी बयान रखने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट जाहिर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके तहत चलकर ये राइट दिया है कि ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उसको जिस तरह से कैंपेन किया गया है, वो बीजेपी का कहना है कि असल में यही ममता बनर्जी चाहती थी कि 2026 में अपने वोट बैंक की तरफ ये मैसेज लेके जाए कि देखिए, आपके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक चली गई और खुद जाके वहां पे खड़े हो गई जी। और का जो कैंपेन मटेरियल है, जैसे पोस्टर्स, ये तो ऐसे पोस्टर्स बनाए गए हैं जैसे कोई फिल्म का टीजर हो। ऐसे पोस्टर्स दिखाया जाता है कि फिल्म के टीजर की तरह, और जो भी रील्स जो भी बनाए गए हैं, म्यूजिक डाल के उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, जिस तरह से उसका लैंग्वेज है, तो ये एक तरह से ये कैंपेन मटेरियल मान रही है बीजेपी। और यहाँ चल के बीजेपी का ये कहना है कि उनका जो भी वक्तव्य है उसका साफ तरीके से, कल एक बात उन्होंने कहा कि वो चाहती है कि जो पुरानी वोटर लिस्ट है उसी में वोट हो। और बीजेपी का कहना है कि यही ममता बनर्जी की असली मांग है। वो ऐसा नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती है कि जो अवैध वोटर्स है, जो घुसपैठिया है, वोटर। बिल्कुल सौरभ, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जिस पर हमारे सहयोगी विकास लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर के, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।